India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वोटों की गिनती दोबारा के आदेश दिए हैं। साथ ही चुनाव में धांधली को लेकर दाखिल की गई शिकायत में एक शिकायतकर्ता मुकुटनाथ वर्मा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में खामियां हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए। चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतगणना में कुछ त्रुटियां हुई हैं, लेकिन इसका परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। न्यायालय ने चुनाव आयुक्त को कार्यकारी सदस्यों के चुनाव के लिए पूर्ण मतगणना करने के निर्देश दिए हैं। सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में कई विसंगतियां और धोखाधड़ी हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने आदिश अग्रवाल द्वारा की गई शिकायत को अध्ययन किया है। हमारी राय में इसमें निराधार निंदनीय आरोप हैं। हम बार को चेतावनी देते हैं कि इसमें शामिल न हो और इसी तरह हम अधिवक्ता को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं, अन्यथा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि डॉक्टर अग्रवाल, आप नहीं समझ रहे हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या आप आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले एक और अवसर चाहते हैं? आदेश पारित होने के बाद अग्रवाल आरोप वापस लेने के लिए सहमत हो गए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बात यह है कि हमें एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने सराहनीय काम किया है। एक न्यायालय के रूप में हम आभारी हैं और उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की तरह काम किया है, लेकिन कुछ प्रोत्साहन सम्मान होना चाहिए। 20 मई को घोषित परिणामों में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को एलसीबीए का अध्यक्ष चुना गया और 11,066 वोट हासिल किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप राय ने 689 वोट प्राप्त किए। चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान 20 मई को हुआ था और मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए थे। फिलहाल जुलाई में वोटों की गिनती होगी और दरअसल मुकुटनाथ वर्मा ने चुनाव समिति के ऊपर आरोप लगाते हुए कंप्लेंट पुलिस को दी थी और चुनाव समिति ने चुनाव में पक्षपात किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। फिलहाल जुलाई में वोटों की गिनती होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि वक्फ 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को देरी के आधार पर क्यों खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि 1995 अधिनियम को चुनौती 2025 में क्यों दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले ही एक आदेश है, आप इसमें आईए दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने की मांग वाली एक याचिका के लिए पेश वकील ने मुख्य मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती
देते हुए बता दें आपको 1995 को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने हमारा मामला अलग है और कहा साथ ही साथ क्योंकि 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाला ये मामला पहले डी टैक्स या अलग हो चुका है। इस पर सीजीआई ने कहा कि हमें देरी के आधार पर 1995 के अधिनियम को क्यों नहीं खारिज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1995 के अधिनियम को 2025 में चुनौती क्यों दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि इस मामले को डी टैग करने वाला एक आदेश भी है। फिर सीजीआई ने कहा कि हमें उस याचिका को भी देखना होगा और देरी के आधार पर उन्हें भी खारिज कर देना चाहिए। फिलहाल सीजीआई ने सरकार की ओर से किसी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और ऐसे में दरअसल वक्फ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने और वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने की मांग करने वाली 2 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद मामले में पेश हुए एएसजी ऐश्वर्य भारती ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जो केस पेंडिंग है उनके साथ इस याचिका को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस याचिका को हरिशंकर जैन और पारुल खेड़ा की ओर से 1995 के वक्फ कानून को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका के साथ याचिका को जोड़ा जा सकता है। फिलहाल कोर्ट ये साफ किया है कोर्ट ने कि 1995 के वक्फ कानून को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ ही इस याचिका पर भी सुनवाई होगी, न कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिकाओं के साथ होगी, जिस पर अंतरिम राहत के रूप में 2025 के अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख चुकी है। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि 1925 के अधिनियम पर जो भी फैसला सुरक्षित रखा गया है वह सिर्फ अंतरिम है। इस मामले पर आगे लंबी सुनवाई होनी बाकी है। साथ ही कोर्ट ने 1995 के वक्फ कानून को चुनौती देने वाली अश्विनी उपाध्याय की नई याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बता दें आपको कि दरअसल जिसमें वीडी सावरकर के नाम को एम्ब्लेम और नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1956 की अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता पंकज फडणवीस ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर तर्क दिया था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के बयान से उनकी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीहा की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सावरकर के बारे में पाठ्यक्रम में कुछ शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए भारत सरकार को एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अतः पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में मांग की गई है राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। सावरकर के नाम का अनुचित उपयोग करके कोई ठोस कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। काखीहो गांव की मान्यता का मामला है। बता दें आपको वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागालैंड सरकार को कोखीहो गांव की मान्यता के संबंध में एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर काखीहो गांव को मान्यता देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार को एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी करने और सभी आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार को
काखीहो गांव को मान्यता देने का निर्देश दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 2 आधिकारिक ज्ञापनों में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें सार्वजनिक नोटिस जारी करना और आपत्तियों पर विचार करना शामिल है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश में खामियां थी, क्योंकि ये निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं था। पीठ ने कहा कि राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे काखीहो गांव की मान्यता के संबंध में एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी करें और सभी आपत्तियों पर विचार करें। अब नागालैंड सरकार को 6 महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा और काखीहो गांव की मान्यता के संबंध में निर्णय लेना होगा। यदि समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो इसे सख्ती से देखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV अंजारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय विश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश AS चंदूरकर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। ये नियुक्तियां पूर्व CJI संजीव खन्ना और जस्टिस सबेला M त्रिवेदी ने ASO के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 पद रिक्त रह गए। CJI BR गवई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की, जिसे अभी आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 34 जजों की स्वीकृति शक्ति है, इन सिफारिशों से पहले 31 जजों के साथ काम कर रहा था। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई में अरब सागर के तट पर स्थित ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित यात्री जेटी और टर्मिनल के लिए फाइलिंग कार्य पर रोक लगाने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार करते हुए निर्देशों के साथ वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। CJI BR गवई ने कहा है कि चूंकि ये मामला 16 जून को हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है, इसलिए हम इस पर विचार करने से इनकार करते हैं। CJI ने कहा कि हर कोई सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सीवेज प्लान चाहता है, हर कोई कहता है कि मेरे घर के पीछे नहीं। उन्होंने कहा कि तटीय सड़क के लाभ क्या हैं, ये देखिए, दक्षिण बॉम्बे से कोई व्यक्ति 30 मिनट में वर्सोवा पहुंच सकता है। मैं खुद उस इलाके में रहता हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे मामले की सुनवाई शीघ्रता से करके इसका निपटारा करें। अगर संभव हो तो मॉनसून खत्म होने से पहले ही इसे निपटाया जाए। हाई कोर्ट में पहले से ही 16 जून को इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनवाने के मामले में राज्य सरकार को नए अध्यादेश के मुताबिक काम करने की इजाजत दी है और हालांकि राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल कर नए अध्यादेश की जानकारी मांगी है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि अगर किसी को कोर्ट के फैसले से दिक्कत है तो उसे पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। इस तरह याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल कोर्ट इस मामले में 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के कपिल सिब्बल ने कहा है कि मंदिर की जमा पूंजी और निजी संपत्ति का इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकता है। हमें सुनवाई का मौका दिया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि ये कानून का पूरी तरह से ब्रेकडाउन है और इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि आपको इस मामले में इतनी जल्दी क्या थी। वहीं यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि 2 पक्षकारों का निजी विवाद है। इन पक्षकारों का अपना विवाद है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने अध्यादेश के बारे में बताया कि सरकार इस योजना के लिए जमीन
मंदिर के पैसे से खरीदना चाहती है। सरकार बिना हमारी सहमति के मंदिर का कोष लेना चाहती है। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये निजी मंदिर है और सरकार ने कहा है कि ये मंदिर निजी नहीं है। यहाँ 2016 से एक न्यायिक अधिकारी तैनात है, वहीं ट्रस्ट को संचालित कर रहा है। बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई के इस मामले पर फिलहाल अगली सुनवाई करेगा और यूपी सरकार अपने अध्यादेश की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को, बता दें आपको कि जिस तरह से भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच में कोताही बरतने पर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसियों ने कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। कपिल मिश्रा ने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान ट्वीट किया था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बना दिया और चुनाव भारत पाकिस्तान के बीच है। इस ट्वीट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच में कोई भी प्रयास नहीं किया है और न ही उनके ट्विटर हैंडल से जुड़े सबूत इकट्ठा किए हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आयुक्तों को इस मामले में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलते हैं। मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय के कपिल मिश्रा के खिलाफ उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कपिल मिश्रा को समन जारी किया था और कहा था कि उनके बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.